सर इस क्वेश्चन में अगर हम एंगल AOB को 180 डिग्री प्रूव कर दे तो आ जाएगा। हाँ वही यस सर। 180, वही मैं पहले ही ड्रॉ कर दिया था उसको ना, तो वो तो दिया ही नहीं, वही तो हमें दिखाना है। सर तो इस तरह से हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो और 2 बाइसेक्टर। एंगल 2, यस सर, एंड 2 एंगल 3, और एंगल 2 और एंगल 2 कॉमन ले लेंगे, 2 और 3 का सम 190 डिग्री गिवन है, तो 180 एंगल डिग्री 1 2, प्रूफ। हाँ वो 90 डिग्री दिया हुआ है ना। ओ इज परपेंडिकुलर टू ओएफ, ओ इज परपेंडिकुलर टू ओएफ, ये गिवन है ना, ये गिवन है, ठीक है। और OE बाइसेक्ट्स एंगल AOC, ये भी गिवन है, ठीक है। और OF बाइसेक्ट्स एंगल BOC, ये भी गिवन है। ये 3 डेटा गिवन है, तो शो करना है कि शो दैट AOB आर कोलिनियर। बहुत अच्छी बात, अब तो हो गया। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, नंबरिंग तो क्या ही हुआ है। तो 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, यही दिया हुआ है। यस यस। तो इसका मतलब 2 टाइम्स एंगल 1 एंगल प्लस 2 एंगल 4 भी प्लस 90 एंगल 3 डिग्री। विल बी 180 डिग्री। यहां से Yes, डबल कर दीजिए सबको, है ना, सबको डबल कर दिया। अब 2 टाइम्स एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि दोनों बराबर है ही। यस सर। 2 टाइम्स एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर यस सर। AOB आर कोलिनियर, ठीक है। ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, कहता है AB इज पैरेलल टू D। फिगर पहले मैं ड्रॉ करता हूं। ये ऐसे है, CDE A और ये P। अब गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू D, AB इज पैरेलल टू D, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री प्लस एंगल CDE, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आइए, AB इज पैरेलल टू D, बीच में एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, है ना, से CL लिख दीजिए। ये AB और D दोनों के पैरेलल है, ठीक है। यस सर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस सर। होगा, अल्टरनेट एंगल है, यस। ठीक है। अब आइए, हाँ, ये CL और AB भी पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल BCL एंड प्लस एंगल ABC विल बी 180 डिग्री, हो जाएगा। यस एंगल सर। BCL एंड प्लस एंगल ABC जो इन्वॉल्व है इसमें इज 180 डिग्री, आ गया। अब यस आइए, है ना, तो अब इसको आप लिख सकते हैं एंगल ABC को, ABC, अब CDE को इन्वॉल्व करना है और एंगल BCD भी चाहिए, तो एंगल
ABC एंड प्लस इस एंगल BCL को मैं लिखता हूं, देखिए एंगल BCD माइनस एंगल DCL लिखा सकता है, Yes. Yes, sir. Yes. इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABC प्लस एंगल BCD जो हमें निकालना था इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री एंड प्लस एंगल DCL। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब जरा बताइए एंगल DCL और एंगल CDE इक्वल है? Yes, Alternate Yes, angle? sir. एंगल Alternate. CDE अल्टरनेट एंगल Alternate interior angles. हो गया खत्म, यही आपको दिखाना था। Yes, sir. समझ गए? तो बीच में कंस्ट्रक्शन करना पड़े, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, इसको देख के बता दीजिए सब लोग समझ गए हैं? Yes, sir. तो दिक्कत हो तो पूछ Yes, सकते हैं, है ना? दिक्कत हो तो रेज करिए, प्रॉब्लम विल बी योर्स, है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और पैर के शेप का दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। बहुत फनी फिगर सब रहता है, नहीं जो देख के अच्छा लगता रहता है, लेकिन सॉल्व नहीं हो तो दुखी होते रहते हैं। ये आपका है, दूसरा ये है, ये AB हो गया, ये आपका C है और ये D है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। Yes, sir. हो जाएगा ये तो। हो जाएगा, अब सब हो जाएगा। यस सर 130 डिग्रीज आएगा। कंसेप्टम से करके देखिएगा, जो नहीं हो फटाफट ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, इन सब से रिलेटेड। एक दिन फिर अब एरिया वॉल्यूम में लेता हूँ, है ना, उसको मैं करवा देता हूँ। ये सब मेनली दिक्कत इसी में होती है, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री और ये सब मैं सम अप करवा दूंगा। तो 5 मिनट का काम है, जितना पूछेगा उतना आपका आधे घंटे के अंदर में रिवाइज हो जाएगा। x 105 डिग्री, ठीक है, ये आपका 25 डिग्री, यही सब दिया हुआ है। AB इज पैरेलल टू CD, प्रोड्यूस कर लेंगे। तो x इक्वल टू 8 है ना, x की वैल्यू कह रहा बता दो, बोलिए क्या करेंगे? सर CD को प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, इधर देखिए, Yes, sir. कंस्ट्रक्शन करिए, इसको बढ़ा दीजिए, ये E पर दूसरा इसका एंगल भी नाम दिया है? 180 अच्छा, माइनस ये एक्स इसका हो नाम दिया जाएगा। हुआ है, F कह दीजिए इसको तब, है ना। तो ये 105 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर एंगल 75 डिग्री। CFE को सीधे 105 ले लेते हैं ना। हाँ, या C इसको 105 ले सकते हैं। एंगल Yes, sir. फिर किसको? 130 हो जाएगा। C ये 75 हो गया, ये इस एंगल को सीधा ले लीजिए, है ना, करिस्पॉन्डिंग एंगल यस 105 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका, ये 105 डिग्री, ये दोनों एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो x इक्वल टू Yes, हो गया sir. 105 डिग्री 130 degree. 130। 130 डिग्री, बस खत्म। समझ गए? Yes, sir. तब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। Yes, sir. ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, Yes, sir. मैक्सिमम जेड शेप में यस ही सर रहता हो है, जाएगा। हो जाएगा। सर इसमें भी कंस्ट्रक्शन है शायद। Yes, sir. है कंसेप्ट में है, सर कंस्ट्रक्शन है इसमें शायद। The कंस्ट्रक्शन। construction. अच्छा, हाँ कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, नहीं करना पड़े, है ना। फिगर तो है ही आपके सामने ना, देखिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। यही है, Yes, sir. E F
सी डी, ये 25, सर 155 नहीं सर, डिग्री। कंस्ट्रक्शन की नहीं पड़ेगी जरूरत। नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना। वाई, ये एक्स, ये 75, है ना, ये दिया हुआ है। ये ए, देख रहे हैं सबको जब सॉल्व करने में मजा आता है इसमें, है ना। ब्रेन टीजिंग है, थोड़ा सा पजल टाइप का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सर 105 and 50 degrees। आ गया। देखिए y + 25 इज 75 डिग्री, अल्टरनेट एंगल है। y = 50 डिग्री, यही खत्म। ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इसीलिए, है ना, ये तीनों पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ तीनों पैरेलल। और x + 25 इज 180 डिग्री, खत्म। x = हो गया 155, 155। हो गया। यस सर। नेक्स्ट देख के बताइए, इन फिगर एक ट्रायंगुलर एंगल बनाया हुआ है, यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करके Yes, sir. देखिएगा, है ना। Yes, sir. और बताइए, इसमें इसमें सब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने दिया था, नेक्स्ट में देख लीजिए एक दो, वो सब एक ही तरह का है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। ये अलग अलग ट्रायंगल थोड़ा सा बना दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट शॉर्ट में एक ऐसा फिगर आपको दिखेगा, और जो नहीं हो किसी से तो पूछ लेते हैं, और इतने को रिवाइज करके कॉन्फिडेंटली जाइए, खूब आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो जितना वेरिएशन हो सकता था वो सब दिया हुआ है, ए बी, ये सी, है ना, और डी ई और एफ, हो गया। ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल को इसने एक्स कहा है, तो एक्स निकालना है। शर्त क्या है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक। एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, और एंगल एफ ई डी 40 डिग्री। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, 110 degree. कितना। Yes, sir. हाँ, ये 70 है, ये कितना होगा, देख रहे हैं कितना दूर से तार जुड़ा हुआ है। 70 70 degree. अल्टरनेट एंगल है ना। अब ट्रायंगल डी एफ में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, Yes. 70 डिग्री प्लस Yes, 40 डिग्री, sir. खत्म। समझ गए, Yes, sir. यस सर। है ना। तो देख रहे हैं, Yes, तो ऐसे ही करके है सब। होपफुली ये भी हो जाना चाहिए ना, कर लेंगे सब। यस सर। ठीक है, अब एक लास्ट का देख लीजिए। लास्ट वाला हो गया तो सब हो गया, है ना। लास्ट जो आपका है, ठीक, ये दो पैरेलल लाइंस है, इससे ये लाइन मिल रही है, ए बी सी डी, दो पैरेलल लाइंस, ठीक। ये P और ये Q, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, S R। यहां से आपका एक रे निकाला है, F, इस एंगल को कह दिया X, और यहां से भी एक रे है QE, ये एंगल Y है, और ये 70, ठीक है, ये एंगल 100, ठीक है। ये इतना ही गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू सी, पैरेलल टू सी, और पी एफ इज पैरेलल टू QE। तो कह रहा फाइंड एक्स एंड सर, वाई। हो जाएगा सर सर। एक्स तो हो 70, जाएगा सर. हाँ, सर सबको वाई नहीं दिया, 30 डिग्री। सब Y वाई दे 10 degrees। Y 10. वाई 10। 70 and 10. यस सर। दिया। हाँ, ठीक है। तो देखिए क्या सब करेंगे, पहले तो ये 100 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 100,
यस सर। है ना, समझ गए? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 100 होगा। अब 100 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y, दिस इज 180 डिग्री 180 degree. होगा। Yes. यस सर। तो इसका मतलब y की I वैल्यू आ can गई do 10 डिग्री, पहले ही कहानी 10 खत्म, degree. यस सर। y आ गया, है ना। अब देखिए, अब आपका x तक पहुंचना है। बताइए, ये QE है ना, QE इज पैरेलल टू PE, ठीक है। तो इस एंगल को मैं Z कह दूं, इस एंगल को, या करिस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, पहले आराम से करिए, इसको Z मैं कह दूं, तो 100 प्लस Z, 100 प्लस Z, देखते रहिएगा, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। करिस्पॉन्डिंग एंगल है, Yes, sir. सर ये करिस्पॉन्डिंग नहीं, ये एक ही सेगमेंट में ये बना हुआ दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस Z एंड प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z इक्वल टू हो गया 10 डिग्री। आ गया। अब ये यस है ना, ये सब एक पॉइंट पर, ये तीनों बना हुआ एंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एक पॉइंट P पर जो तीनों एंगल बनता है उन सबको ऐड कर दीजिए, 100 डिग्री प्लस x प्लस Z विल मेक 180 डिग्री। आ गया। यस सर। Z आपका 70 10 degree. डिग्री है ही, तो x कितना हो गया 70 डिग्री। 70 degree. यस सर। अच्छा, ऐसे भी 70 डिग्री होता है, खामा घूम गए। हाँ, ये तो करिस्पॉन्डिंग एंगल है ना। करस्पॉन्डिंग। सर सीधे चेक कर रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, मतलब इतना घूम के भी आया वही, और ये सीधा सीधा RS एक ट्रैवर्सल की तरह है, और QE और PF ये पैरेलल लाइंस है, QE और PF पैरेलल Yes, sir. लाइंस, तो इसीलिए x और 70 डिग्री ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे भी होता है, कहने का मतलब कि किसी भी तरह से आपको रुकना नहीं है, समझिए। इतना घूमने फिरने के का मतलब ये था कि रास्ते में हमारी Z पूछ दिया तो क्या करेंगे, तब भी करेंगे, निकालेंगे, है ना। x डायरेक्टली पूछा तो x का डायरेक्ट भी रास्ता था, ऐसे घूम के भी रास्ता था। तो कहने का मतलब वेयर देयर इज विल देयर इज वे, है ना, यू नीड नॉट टू स्टॉप एनीवेयर। समझ गए? तो क्वेश्चन सीधा था, XY निकालो, Z भी रास्ते में निकाल लिया, वो भी पूछ दिया तो क्या करेंगे, वो भी निकाल लेंगे, ठीक हो जाएगा। यस सर। Yes. दूसरी Yes, बात sir. जो Yes, दूसरा sir. कॉन्सेप्ट इसमें अभी जो आते ही हमने सीखा था कि दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना, उसमें से एक एक लेकर के जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होगा। अब जरा देखिए, QE और PF एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। AB और CD Yes, sir. सेकेंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस Yes, sir. Yes, sir. है, समझ गए? तो पहले पेयर ऑफ पैरेलल लाइन में से एक लाइन ले लीजिए और दूसरे में से एक ले लीजिए, जैसे CD और QE ले लें, तो इसके बीच में जो एंगल बनता होगा वही AB और PF के बीच में एंगल बनेगा। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल Z होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. आ गया? समझ गया कि AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, QE एंड Yes, sir. PF आर पैरेलल लाइंस, तो दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में से एक एक लाइन मैंने ले लिया, है ना। तो समझ गए? तो उसके बीच में एंगल इक्वल होगा, आते ही हमने देखा, तो इसलिए y इक्वल टू Z इक्वल टू 10 डिग्री, तो इसलिए x इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि फिर अभी RS एक ट्रैवर्सल है और AB और CD पैरेलल लाइंस है। देख रहे हैं, कई तरह से आप इसको देख सकते हैं। अभी चलिए, विरियान का एक क्वेश्चन आया है जो मैं ग्रुप में पहले भेज देता हूँ। देखिए, अब देखिए अभी क्या कहता है, ये एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए, कहता है 2 men and 3 women perform a work in 8 days. 2 men and 3 women, ठीक है, परफॉर्म अ वर्क इन 8 days. One work
in 8 days. अब क्या कहता है, 6 women and 8 children. 6 women and 8 children perform the same work in how many days? 4 days. ठीक है. अब उसके बाद कहता है 1 man and 2 children perform the same work. 1 man and how many? 2 children. 2 children perform the same work 16 days. in 16 days. इतना आ गया. अब कह रहा है आपको कि find the number of days 2 men, 3 women and 8 children take to perform the same. Number of days taken by 2 men and 2 men, 3 women और 8 children. ठीक है, ये हमें निकालना. सर इसमें इनवर्स वेरिएशन लगेगा. हाँ देखिए, कम आदमी रहेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, है ना, या कम बच्चे रहेंगे तो ज्यादा दिन लेगा. इसके पीछे ही लॉजिक है ना. तो यस सर. से हर जैसे 1 मैन कितने दिन में करता है, इसको ले लीजिए x. 1 मैन टेक्स x डेज टू कंप्लीट इंटायर वर्क. ठीक है. 1 वुमेन y डेज. ठीक है, कंप्लीट वर्क करने में ये लगाती है. और 1 चाइल्ड टेक्स z डेज इन कंप्लीटिंग द इंटायर वर्क इंडिपेंडेंट. इसको छोड़ा जाए अपने से तो इतने इतने दिन में काम करेगा. समझ गए. तो अब जरा देखिए, अब ये 2 मेन हैं. 2 मेन मिल करके मतलब ये पूरा काम करने का दिन. एक मैन उस पूरे काम को x दिन में करता है. ठीक है. इसका मतलब 2 मैन 2 आदमी मिल करके उस काम का कितना हिस्सा किया होगा? x by 2 days. अच्छा, कितने दिन में? x by 2. 8 डेज में ना. 8 डेज काम करे. ये कहता है कि 2 men 3 women perform the same work in 8 days. In 8 days. तो 1 डे में 1 by x काम करेगा एक आदमी, है ना. एक Yes, sir. आदमी x दिन में x डेज में पूरा काम करता है. तो एक दिन में कितना Yes, काम sir. करेगा? 1/x. तो Yes, 8 sir. डेज में कितना काम करेगा? 8/x. Yes, sir. 8/x, है ना. और 2 आदमी मिल करके तो 2 into 8/x इतना काम कर लेगा. प्लस वुमेन के लिए देखिए 3 और इंटू 8/y Yes, sir. हो गया. समझ गया कि एक x दिन में एक आदमी पूरा काम करता है. तो एक दिन में वही एक आदमी कितना काम करेगा? 1/8 वर्क, 1/x वर्क, है ना, 1/x वर्क. तो 8 डेज में कितना करेगा? तो 8/x वर्क एक आदमी. और 2 आदमी है तो डबल कर देगा काम. फिर आ गया आपका, बस 2 ही दिया हुआ है ना, इक्वल टू 1 कंप्लीट वर्क. ये पूरा वर्क कर लेता है. समझ गए. तो ये हो गया आपका 2/x. इसी तरह से इक्वेशन बना लीजिए, एक लिख करके ढंग से, इक्वल टू 1/8. ये फर्स्ट रिलेशन. सेकेंड रिलेशन इसी तरह से बनाएंगे. तो 6 वुमेन है ना, और कितना डेज है? 4 डेज. तो 6 और इंटू कितना आ जाएगा? 4/y प्लस 8 चिल्ड्रेन है. ईच चिल्ड्रेन का देख लीजिए कितने दिन में? 1/z. 4/z इक्वल टू 1 पूरा काम कर लेता है.
तो यहाँ से आ गया यस सर, आपका, हो जाएगा। हो जाएगा। अब सबको यस सर, वो थोड़ी 6 upon, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो यस रही सर, थी। हो जाएगा। हाँ बस ऐसे ही लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। 4/z इक्वल टू 1/4। अब 2 भी हटा सकते हैं आप यहाँ से लेकर Yes. के कॉमन, है ना। तो 3/y Yes, sir. और 2/z आ जाएगा। ठीक, अब चलिए एक और चीज टेक्निक में बता देता हूँ। ये आ गया आपका, ये ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/y प्लस 2/z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। इसको सेकंड मत लिखिए, इसी को लिख लीजिए सेकंड। ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट आप करते हैं तो कितना था, 1 मैन, देखिए है ना, Yes, sir. 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन। 1 मैन सर एंड x 2। 32, y 48 and z 64। हाँ देखिए, 1 मैन मतलब हो गया कितने दिन में करता है, 16 डेज। तो 1 into 16/x एंड प्लस, Yes, sir. है ना। और बच्चे कितने हैं, 1 मैन और कितना चिल्ड्रन था, 2 चिल्ड्रन। 2 और इंटू 16/z इक्वल टू 1। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लीजिए 2/x था वहां पर, और इसमें से मैं 8 बाहर निकाल लेता हूँ। 2/x एंड प्लस 8 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/z आ जाएगा। ठीक है, 4/z Yes, इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ पर 3/y प्लस 2/z था ना, नहीं 4/z आएगा ना यहाँ पर। 6/y, यहाँ 8/z था, 4/z मैंने लिख दिया था, 4/z। अब ठीक है, इज 1/8। ठीक है, अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ तो कुछ और टेक्निक सिखाने के लिए, समझ। यहाँ पर ये कैलकुलेशन में गलती हुई थी। 8 4 32 है, 32 में से 4 निकालेंगे तो 8 रहेगा ना। यहाँ पर 8 था ऊपर, तो 4 ही मैंने लिखा। ठीक है, तब एक 2 और ड्रॉप करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। अब इसको ऐसा जब कभी भी आए तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए। ये नहीं कि दो को माइनस करके हटाने लगे, तब तो पिस जाएंगे, बहुत काम करना होगा। अब सीधा ऐड कर दे तीनों को, तो देखिए 2 टाइम्स 2/x प्लस 3/y प्लस 4/z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/8। नहीं आएगा? Yes, sir. इसका मतलब 2/x प्लस 3/y प्लस 4/z इक्वल टू 3/16। ये सब कंप्लीटली एग्जामिनेशन की खास बात Yes, होती है ना। तो जो मान लीजिए ये टेक्निक नहीं जानता होगा, उसके पेपर की लंबाई बढ़ जाती है, सीधी बात। अब ये तीनों का सम आ गया, तीनों का सम आ गया। अब दो का सम सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तीसरे की वैल्यू पाते जाइए। नहीं, जैसे इन तीनों के सम में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, y और z वाले का सम, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2/x को लिख सकते हैं आप 3/16 माइनस ऑफ 1/8। 1/8 का मतलब 2/16। 3/16 माइनस 2/16 इज 1/16। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 हो गया। अब इन तीनों के सम में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिए, x और z वाले का सम, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3/y इक्वल टू 3/16 माइनस 2/16, है ना। तो ये भी 1/16 आ गया, y की वैल्यू आ गई 48। समझ गए? अब इसी तरह से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z आ जाएगा, 4/z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो z इक्वल टू आ जाएगा 64। 4/z इक्वल टू 1/16, सब जगह 1/16 ही आएगा, सब 1/8 आ रहा है। तो ऐसे करके जब साइक्लिक फैक्टर दिया हो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, एक बार क्या करिए, तीनों को ऐड करके निकाल लीजिए। तीनों का सम मालूम कर लिए, दो का सम दिया ही हुआ था, तो दो का सम माइनस करते जाएंगे, तीसरे की वैल्यू आती जाएगी। हो जाएगा? यस Yes, सर। ठीक है, अब और कोई सवाल तो नहीं है? यस और है कोई? नहीं, नो सर। सब कर लेंगे सब? No, sir. यस Yes, sir. नो सर, है सर। यस सर। सर
हाँ सर एक बार स्टैटिस्टिक्स करा दिएगा प्लीज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 45 मिनट का काम है, वो मैं करवा दूंगा, है ना। यस सर। स्टैटिस्टिक्स मैं करवा दूंगा। क्या क्या सब पढ़ना है सर स्टैटिस्टिक्स में आपको? मीन, सर मीडियन, मोड। स्टैटिस्टिक्स, यस हाँ बोलिए बोलिए। सर स्टैटिस्टिक्स में सर कैलकुलेशन बहुत हाई रहती है, तो उसमें ज्यादातर गलती होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। Yes, sir. यस अच्छा ठीक है, चलिए देखता हूँ, है ना। तो कैलकुलेशन काम तो आपको करना होगा, ज्यादा तो नहीं होता Yes, होगा, sir. कोई टेक्निक होता होगा, है ना। कोई टेक्निक होता होगा जिससे कि आप आंसर सीधा पकड़ सकते हैं। जैसे ज्यादा कैलकुलेशन लंबा हो तो पूरा मत कैलकुलेट करिए, यूनिट प्लेस का डिजिट देख लीजिए कौन सा है ना। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे तो यूनिट प्लेस का डिजिट अलग अलग होगा। यूनिट प्लेस का डिजिट आ गया तो आ गया सब, बाकी काम घर पे करिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा निकालने लगते हैं, 5,25,637, जबकि अंत में 7 एक में ही था ऑप्शन में, और अंत में आपको 7 आ रहा है। क्या जरूरी है 5,06,000 निकालने का? Yes, sir. समझ गया। Yes, तो ये सब यहाँ पर yes, sir. मार देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कुछ ना कुछ नर्व टटोल लेता है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ही आएगा, है ना। अभी हो सकता है आसानी से आ जाए, एग्जामिनेशन में जो देगा उसमें बहुत परेशानी से आए। लेकिन जब तीनों को ऐड करके निकालेंगे तो ये भी आसानी से आएगा, वहां वाला भी आसानी से आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी होता होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये सब टेक्निक अपनाता होगा। जैसे लंबा आंसर दिखे, घबराते नहीं है, ये सोचते हैं कि उसमें डिफरेंट क्या है, चारों ऑप्शन में डिफरेंट क्या है देख लीजिए, बस उस डिफरेंट को फोकस करिए कि इसको निकाल लेना है। पूरा आंसर नहीं चाहिए हमें, वो डिफरेंट पार्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आंसर मार्क कर दिया सीधा। Yes, sir. ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ये भी कहानी है, जीवन से जुड़ता हुआ है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो हर आदमी के डेली लाइफ में, डेली रूटीन में है। रात में सोते समय ही आप प्लान करके सोते हैं कि 6 बजे जगना है कि 5 बजे जगना है ना, इतने घंटे सोना है, लेकिन ये सब स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इसके बाद इतने घंटे घूमना है, स्कूल जाना है, इतने मिनट का पीरियड होगा, इतने आवर्स का होगा, दिस दैट एवरीथिंग इज स्टैटिस्टिक्स। मतलब वर्ल्ड विल बी हैंडीकैप्ड विदाउट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं Yes, हो sir. तो हम हैप्पीजार्ड वे में काम करेंगे, हैप्पीजार्ड वे में काम करेंगे तो उसका आउटपुट नहीं निकलता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में चलिए 10 मिनट में मैं कहानी सुना देता हूँ, 5 मिनट है, उसमें मैं कुछ बात बता देता हूँ जो कि हो सकता है कि पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जगाएगा, तो अपने आप भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं जो आपको पढ़ना है ना। सेंट्रल टेंडेंसीज, सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज है जो अभी यूज में, मीन, मीडियन Mode medium. एंड मोड। ये 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी है, इनको सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। इसमें एक रिलेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन बनाता है, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इसी पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पहली लाइन से ही आपको हो सकता है आखिरी क्वेश्चन आ जाए, जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जो इस इंपेरिकल रिलेशन पर बेस्ड होता है। यानी ये इंपेरिकल रिलेशन है जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकाला गया है। ऑब्जर्वेशन जब हाईली फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, ठीक है, हाईली फ्लक्चुएटिंग ऑब्जर्वेशन है तो उसमें तो फेल कर जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट है, बहुत प्रिकॉशन के साथ लिया गया है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये दिया हुआ रिलेशन एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो आएगी उससे इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं। जरा देखिए सेंट्रल टेंडेंसीज किसको कहते हैं, है ना, या क्यों इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत तभी हुई जबकि कोई भी काम आप हो सकता है कि या तो कुछ काम हो जो एक्यूरेटली कर ले, बहुत सफाई के साथ कर ले, और कुछ काम जो है हो सकता है कि आप उतनी सफाई के साथ नहीं करें, लेकिन दुनिया को चलना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक डाटा होना चाहिए, है ना। जैसे मान ली 5 बजे उठने का सोच करके रात में सोए, किसी भी कारण बस रात में देर से नींद आई, बीच में नींद खुल गई, तरह तरह की बात हो सकती है, तो 6 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कल से सोना ही बंद कर देंगे, कल भी सोएंगे, फिर वही प्लानिंग के साथ 5 बजे जगना है, तो नियर टू एक्यूरेसी आप पहुंचते जाए, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आपने कई एजेंसीज को दिया, क्योंकि एक एजेंसी कोई भी एक बंदा
फुल प्रूफ परफेक्ट तो नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज 100% परफेक्ट, बट वी हैव टू लीड द लाइफ अमंग दोज पीपल ओनली, जो हमारे एम्बियंस में है उन्हीं के साथ रहना है। तो कई एजेंसीज को काम दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आप सर्वे करके बताओ, ठीक है। सबका सर्वे रिपोर्ट आया, सर्वे रिपोर्ट लेकर के फिर एक जो एक्सपर्ट होता है, जो स्टैटिस्टिक्स का जानकार होगा, वो नेचर ऑफ वर्क को देख करके उसके हिसाब से कुछ अपना डिसीजन सुनाएगा, क्या इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। से सेंसस करवाया, है ना, सेंसस करवाया। तो सेंसस करवाते समय ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पर जाना मुश्किल काम हो, या गया भी तो उसमें से कुछ लोग उस जगह रहते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। तो यूजुअली टीचर्स पे काम दिया जाता है, स्कूल टीचर्स का एक मेन काम ये भी है, नहीं, इलेक्शन करवाना और ये सब गिनना कि कितना बच्चा है, कितना जानवर है, ये सभी काम है ना, टीचर्स से वो काम ज्यादा लिया जाता है स्कूल। तो इसीलिए गवर्नमेंट टीचर जो उतने क्वालिफाइड होते हुए भी काम नहीं कर पाते, रीजन ये है कि उनका वर्क ही शिफ्ट कर दिया। तो हो सकता है वो गए बेचारे, 2-4 बार राउंड लगाया, नहीं मिला, तो बगल वाले से पूछा कि भाई कितने लोग रहते हैं इसमें, अच्छा रिलेशन है तो कहेगा कि भाई बहुत फलता फुलता परिवार है, 10 है तो कहेगा 20 रहते हैं इसमें, नहीं, ऐसा भी कह सकता है। और बहुत मान ली दुश्मनी हो तो कहेगा कि नहीं भाई सब निपट लिए इसमें, सब चले गए, कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं रहता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि पड़ोसी से रिलेशन कैसा है, किस तरह का है, और रिपोर्ट करने वाला बंदा कितना ऑथेंटिक, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए स्टैटिस्टिशियन क्या करता है कि एक वैल्यू सबको देख करके रिपोर्ट करता है। दैट रिपोर्टेड वैल्यू इज सेंट्रल टेंडेंसी। समझ गए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? यस सर। तो Yes, sir. जहां पर जो ऑब्जर्वेशन है उसको उसके वैल्यू को रिपोर्ट करने से कोई उथल पुथल नहीं मचे, तो वहां पर सेंट्रल टेंडेंसीज के रूप में मीन का यूज किया जाता है। जैसे लेबोरेटरी में जो आप काम करेंगे, अभी तो एक्सपेरिमेंट आपने किया ही नहीं होगा, नहीं तो अभी तक जी की वैल्यू कम से कम निकाल लिए होते। पेंडुलम को डुलाते हैं, टाइम पीरियड नोट करते हैं, T = 2π√L/g, है ना, उसमें लेंथ ऑफ थ्रेड दिया होता है, टाइम पीरियड लिखते जाते हैं, जी की वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे सही मायने में तो जी की वैल्यू कभी आएगी 9.73, कभी आ जाएगी 9.95, लाइक दिस, इस तरह का आएगा। 9.81 नहीं आएगा। 9.81 जिस बच्चे का आता है, इसका मतलब टीचर समझदार होगा तो समझ जाएगा कि छपाई किया होगा, ये किया हुआ नहीं होगा, कोई पेंडुलम नहीं डुलाया होगा, कोई स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट किया होगा, इसने पहले वाले की रीडिंग लेकर के छाप दिया, ठीक है। जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 9.71, 9.73, लाइक दिस। अब उसके आपको कहा जाएगा कि फाइल बनाते समय कि सबका एवरेज ले लो और एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करो, ठीक है। बाय द वे जी की वैल्यू आपने रिपोर्ट किया 9.73 और आप उस स्कूल के टॉपर हैं, तब ये तो नहीं कहेगा न्यूटन आया उसने गलत दे दिया, कोई तूफान नहीं मचने वाला है ना। आपका डेटा आपके लैब में ही रहेगा, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं बनेगा, समझ गए। इसीलिए ऐसे काम के लिए जहां पर कि कोई चेंज आ जाए डेटा में, थोड़ी बहुत उथल पुथल हो, तो उससे ग्लोबल कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाए, उसके लिए मीन क्या यूज करते हैं। जैसे सेंसस निकालना है, जनगणना करनी है, तो उसमें कई एजेंसीज को दे दिया, उसका एवरेज ले लिया, कहा कि हाँ ये है, कितनी उपज हुई, है ना, राइस कितना आया, व्हीट प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके लिए क्या करते हैं, मीन का यूज करते हैं। रीजन समझ गए होंगे कि भुखमरी आएगी तो सबको दिख जाएगा, धरातल पे दिखेगा। अब ये नहीं कि 1000 टन कम पैदा हुआ तो अब कह लेगा कि भाई अब भुखमरी आ गई। प्याज की कमी होती है तो सब जगह दिख जाता है, अब ये नहीं कि खेत में गिन करके प्याज तब पता करेगा। तो जहां पर जो रिपोर्ट आप करने जा रहे हैं वैल्यू, उसका ऐसा इंपैक्ट नहीं हो जिससे खलबली मच जाए, उसके लिए मीन का यूज करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऐसे ही दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, तीसरी है मोड। मीडियन कहते हैं बिल्कुल बीच के डाटा, और मोड कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसको। मोड कहते हैं उस ऑब्जर्वेशन को जो सबसे ज्यादा बार आया उसको मोड कह देते हैं। जैसे 1 एक बार आया, 2 5 बार आया, बाकी सब कम बार आया, तो 2 इज मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीडियन कहते हैं, मीडियन कहते हैं कि सारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो बिल्कुल बीचों बीच जो डाटा होगा उसको कहते हैं मीडियन।